गुड मॉर्निंग। शायद मुझे ही ज्यादा ठंडा लग रहा है कंपेयर टू आप लोगों को। अच्छा चलिए। अच्छा, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा पीछे आते हुए देखे होंगे। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन तो ओज हो जाएगा। नासा का फुल फॉर्म एजेंसी एसोसिएशन दोनों ही वर्ड नहीं है। एजेंसी एसोसिएशन ऐसे दो कोई वर्ड नहीं होता। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा। चल, आज हम नासा से वापस आएंगे हम पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट। अच्छा, हमारा पार्लियामेंट कहां पर होता है? ये तो बताना चाहिए, पार्लियामेंट कहां पर होता है? जी, दैट इज न्यू दिल्ली। दिल्ली मत बोलना, मतलब दिल्ली टेक्निकली करेक्ट नहीं है, न्यू दिल्ली होता है, क्योंकि दिल्ली जो है ना वो 27 टुकड़ों में टूटा हुआ है। उसमें से एक टुकड़ा होता है न्यू दिल्ली, जैसे वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में टूटा हुआ है, उसमें से आता है न्यू दिल्ली। अच्छा, ये जान के कोई फायदा है? नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट में आपको पता होगा कि पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग बना है, कुछ दिन पहले ही इनॉग्रेट हुआ था ना, पार्लियामेंट नया बिल्डिंग इनॉग्रेट हुआ था। पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग किसने बनाया पता है किसी को? अगर बता पाओ तो मेरी तरफ से कॉफी। हाँ? कौन? नहीं, नहीं, इंडियन ने बनाया, एक इंडियन ने। मतलब आर्किटेक्ट कौन है उनके, मेन आर्किटेक्ट एक इंडियन ने बनाया है। स्टारबक्स में जाओ, कॉफी स्टारबक्स में हो। चल, पीछे मुड़ के भी पता है ना। चलिए, एकदम मतलब ऑनलाइन में एक दिन सही आंसर दिया है, दैट इज नोन एज बिमल पटेल। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन में जिसने आंसर दिया है आप आ जाना, आपको पिला दूंगा मैं। बिमल पटेल। ठीक है, ये आपका बेसिक है, मतलब ये तो जीके है। अब हम चलेंगे इसमें, इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट में जब भी आप बात करते हो पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में 3 बॉडीज होती है। ठीक है, एक होता है आपका लोकसभा, एक एक करके आते हैं, पहले बेसिक समझ लो। दूसरा होता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा। और तीसरा होता है आपका प्रेसिडेंट। एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अगर आप देखो तो प्रेसिडेंट अलग होता है। प्रेसिडेंट अलग क्यों होता है? ये जो पर्सन है प्रेसिडेंट, ये अलग क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, सबसे फर्स्ट पर्सन है ना। अब लोकसभा में आपने सुना होगा स्पीकर होता है सबसे हाईएस्ट, और राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो लोकसभा में स्पीकर इज द चेयरमैन। अब अगर प्रेसिडेंट इनके अंदर होता, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में बैठता, तब वो क्या होगा? तब स्पीकर के वो नीचे आ जाएगा या फिर वाइस प्रेसिडेंट के नीचे आ जाएगा। तो वो चीज तो नहीं हो सकती ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों अलग अलग होते हैं। तो पार्लियामेंट में एक एक करके आते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे लोकसभा के ऊपर। सबसे पहले आते हैं आपका लोकसभा। लोकसभा को कहा जाता है द हाउस ऑफ कॉमन। लोकसभा को कहा जाता है द हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है,
इसे इसे देख के मुझे याद आ गया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मुझे बनाना होता है कि जिससे सामने वाला किसी भी तरीके से आंसर ना दे पाए, ठीक है, तब लोकसभा से मैं एक क्वेश्चन पूछता था कि लोकसभा का कारपेट का कलर क्या है। नहीं, वो जो कारपेट का कलर है ना, वो एक चीज सिंबलाइज करती है, ऐसे ही नहीं पूछता मैं, एक चीज सिंबलाइज करती है। कारपेट का कलर क्या है? रेड होता होगा? नहीं, रेड नहीं है, दैट इज ग्रीन। कारपेट का कलर होता है ग्रीन, जो एग्रीकल्चर को सिंबलाइज करती है, नॉर्मल पीपल को सिंबलाइज करती है, ठीक है। तो लोकसभा इज नोन एज हाउस ऑफ कॉमन, पहली चीज। अच्छा, लोकसभा के हेड कौन होते हैं? लोकसभा के हेड होता है आपका स्पीकर। स्पीकर के बाद आपको मिलेगा डेप्यूटी स्पीकर। तो दो होते हैं, एक होता है आपका स्पीकर नहीं रहेगा तो डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। यहां से छोटा सा जीके, अभी के स्पीकर का नाम क्या है? छोटा सा जीके, अभी के स्पीकर का नाम क्या है? जी एकदम, दैट इज ओम बिरला। बहुत बढ़िया। तो हेड होता है स्पीकर। अच्छा, दूसरी चीज, इसका टर्म कितना होता है? इसका टर्म होता है 5 इयर्स का, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ की बात कहा जाए, स्ट्रेंथ, तो कितने स्ट्रेंथ होते हैं? मतलब एक चीज देखो, स्ट्रेंथ होना और उसको फिलअप करना दोनों अलग बात होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने भी आप स्टूडेंट बैठ सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टूडेंट बैठते हैं। तो स्ट्रेंथ होना और वो अलग बात होती है। तो स्ट्रेंथ कितना होता है? स्ट्रेंथ होता है 550। पहले होता था 552, ठीक है। पहले 2 एक्स्ट्रा होता था, लेकिन वो जो 2 था वो एंग्लो इंडियन के लिए था, उसको हटा दिया गया है, ठीक है, अमेंडमेंट लाके हटा दिया गया है। अभी 550 होता है। और आज के टाइम में अगर आप देखा जाए कि आज के टाइम में कितने सीट्स फिलअप है, 550 में कितने सीट्स फिलअप है, ये भी जान लो, 543 ये फिलअप है। कितना हो सकता है? 550 इसका स्ट्रेंथ है, 543 फिल्ड अप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट इसका जो इलेक्शन होता है ये डायरेक्ट इलेक्शन होगा। डायरेक्ट इलेक्शन होगा। एंड नेक्स्ट चीज, इट कैन बी डिसॉल्व्ड। इट कैन बी डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व्ड का मतलब होता है कि ये जो लोकसभा है, अगर मान लीजिए 5 साल टर्म है, 5 साल के अंदर ही ये लोकसभा गिर सकती है, खत्म हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर अभी सबसे हाईएस्ट मतलब मेजोरिटी किसका है? बीजेपी का है। अब मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार गिरी, ठीक है, सरकार गिरी, गवर्नमेंट गिर जाएगा, तो पूरा का पूरा लोकसभा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लोकसभा कैंसिल हो जाएगा। लोकसभा की जगह फिर से नया वोट होगा, इलेक्शन होगा। इलेक्शन से जो लोग आएंगे वो फिर से नया लोकसभा क्रिएट करेंगे। तो लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट लोकसभा से ये 5-6 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, स्पीकर हेड होता है, ठीक है। टर्म 5 इयर्स का होता है, स्ट्रेंथ 550 है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है एंड इट कैन बी डिसॉल्व। नेक्स्ट आता है आपका राज्यसभा। नेक्स्ट होता है राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा होता है हाउस ऑफ एल्डर्स या फिर कहा जाता है हाउस ऑफ स्टेट। अब दोनों ही बोल सकते हो, दोनों ही सेम है, हाउस ऑफ एल्डर्स एंड हाउस ऑफ स्टेट। अब लोकसभा था तो राज्यसभा की जरूरत क्या थी? फिर से राज्यसभा की लाने की जरूरत ही क्या थी? लोकसभा तो था, तो लोकसभा था फिर भी राज्यसभा लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्पेसिफिक स्टेट में लोकसभा फॉर टोटल इंडिया, स्पेसिफिक स्टेट पे क्या होना चाहिए, कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए, उन बातों को लेके आता है राज्यसभा, ठीक है, स्पेसिफिक स्टेट के। तो राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। अच्छा, इसके जो हेड होते हैं,
इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं आपके चेयरमैन। क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, हाँ चारीमैन हो गया। इसके जो हेड होते हैं चेयरमैन, और चेयरमैन हमेशा याद रखिएगा, चेयरमैन हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के पास एक एक्स ऑफिशियो पोस्ट होता है। एक्स ऑफिशियो का पोस्ट का मतलब होता है इन द वर्च्यू ऑफ द पोस्ट। आसान भाषा में, अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो वो लोकसभा का चेयरमैन बनेगा। ऐसा नहीं कि लोकसभा का चेयरमैन है इसलिए वाइस प्रेसिडेंट है, नहीं, वो अगर वाइस प्रेसिडेंट है इसी वजह से वो लोकसभा का चेयरमैन भी है। तो वाइस प्रेसिडेंट, अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जी राधा कृष्ण, एकदम सही, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट आता है, इसका स्ट्रेंथ कितना होता है? ठीक है, इसका स्ट्रेंथ कितना होता है? इसका स्ट्रेंथ होता है आपका 250। ठीक है, 250। इस 250 में 238 जो है ये इलेक्टेड होते हैं, 238 इलेक्टेड होते हैं, एंड 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो 238 250 258 में 238 क्या होगा? इलेक्टेड होगा। कैसे इलेक्टेड होता है मैं बताता हूं आपको। एंड 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड कौन करता है? नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट यहां पर नॉमिनेट करेंगे 12% को। अब 12% कहां से आते हैं? इन द फील्ड ऑफ आर्ट, इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन फील्ड ऑफ सोशल वर्क। तो वहां से ये 12% लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, वो भी नॉमिनेटेड पर्सन थे। एक चोर है बहुत फेमस, विजय माल्या, ठीक है, वो भी मेंबर था, तो वो से भी लिया जाता है। ठीक है, तो 250 है। अच्छा, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि अरुणाचल प्रदेश में कितने एमएलए हैं? 60 एमएलए है। अभी जो 60 एमएलए है ना, तो और 60 एमएलए के साथ साथ राज्यसभा का कितने जाते हैं? राज्यसभा में कितने जाते हैं? सिर्फ एक, एकदम सही। और लोकसभा में 2। तो मान लीजिए राज्यसभा में आपको कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो ये जो 60 मेंबर्स होंगे, 60 मेंबर्स क्या होंगे? 60 मेंबर्स आपस में वोट करेंगे। मींस इन 60 मेंबर्स में से शायद 3 नाम ऐसे आपको दिखाया गया, 3 नाम, इन 3 नामों के ऊपर वोट होगा। जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होगा वो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये राज्यसभा के लिए अलग से इलेक्ट नहीं होते। जो एमएलए होते हैं, एमएलए से ही इलेक्टेड होके वो आते हैं। पहले उनको एमएलए बनना पड़ेगा, उसके बाद वो इलेक्शन होगा राज्यसभा का। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। अब यहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, वो सब बात की बात है, उसमें आएंगे बाद में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, एमएलए जो होते हैं वो ही वोट देते हैं वहां के पर्सन को जो यहां पर आ सकता है। ठीक है, और इसका टाइम कितना होता है? नॉर्मली इसका टर्म कितना होता है? इसका टर्म होता है 6 इयर्स का। ठीक है, इसका टर्म होता है 6 इयर्स का। असली में अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है 6 इयर्स होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि राज्यसभा का 1/3 एवरी 2 ईयर में चेंज होगा। 1/3 एवरी 2 ईयर में चेंज होगा। सिंपल से भाषा में मान लो कि मैंने कहा कि आप लोग जितने भी हो, इसका 1/3 एवरी 2 ईयर में चेंज होगा। तो 1/3 मतलब 1/3 अगर मान लो कि उनको रहना है सबसे हाईएस्ट तक, तो 2 साल में 1/3 निकल गया, दूसरा 1/3 आया। नेक्स्ट 2 साल में जो पुराना 1/3 है उससे निकल गया, 1/3 है, निकल गया। और नेक्स्ट 2 ईयर में जो बाकी 1/3 है वो भी निकलेगा। तो टोटल अगर आप देखा जाए तो उनके पास 6 साल का मौका होता है, टाइम होता है कि वो रह सके। और राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, इट कैंट बी डिसॉल्व्ड, इट कांट बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, इट कांट बी डिसॉल्व्ड। तो ये डिसॉल्व नहीं होती कि कुछ भी हो जाए, कोई भी वोट, कोई भी हारे कोई भी जीते, डजंट मैटर,
जो राज्यसभा का एमपी बना है वो हमेशा एमपी बना रहेगा, 6 साल तक वो एमपी बना रहेगा। ठीक है, अगर चेंज भी हो जाए, सरकार गिर भी जाए, डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होती है फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक दो चीजें, दिस इज लोकसभा एंड दिस इज राज्यसभा। ठीक है, अच्छा वही सवाल मेरा, राज्यसभा का कारपेट का कलर क्या होता है? जी, ये एक बार आपने सही कहा है, दैट इज रेड। राज्यसभा का जो कारपेट कलर होता है वो रेड। रेड क्या सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, ये क्या आपके एग्जाम में आएगा? एकदम नहीं, आने के चांसेस एकदम नहीं है, लेकिन मुझे करना है तुम लोगों को परेशान, तो ऐसे ऐसे सवाल उठा के लाऊंगा जिससे तुम लोग परेशान हो गए। चलो नेक्स्ट चीज आते हैं हम। अब लोकसभा में कुछ चीजें हैं जो छोटा छोटा आपको चीज पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो चीज लोकसभा से या फिर पार्लियामेंट से आपको पता होनी चाहिए वो होते हैं सेशंस। सेशन, तो पार्लियामेंट पूरे साल खुली नहीं होती है, ऐसा मत सोचो कि पूरा साल काम हो रहा है, नहीं, पूरा साल काम नहीं होता है। पार्लियामेंट में सिर्फ 3 टाइम काम होता है। तो ऐसे 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में। एक होता है आपका मॉनसून सेशन, जब बारिश होती है तब पार्लियामेंट आता है। दूसरी चीज जब होता है बजट सेशन, बजट के टाइम पे पार्लियामेंट होता है। और तीसरा होता है विंटर सेशन। विंटर सेशन, तो नॉर्मली पार्लियामेंट में क्या होता है, 3 सेशन होता है, 3 महीने 3 महीने 3 महीने करके, या 4 महीने 4 महीने 4 महीने करके, ऐसे 3 सेशन होगा, मॉनसून, बजट एंड विंटर। और यहां पर याद रखिएगा द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस कितना होना चाहिए? 6 मंथ। ये मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। मतलब 2 सेशंस के बीच, मॉनसून और बजट के बीच आप कितना गैप कर सकते हो, मैक्सिमम कितना गैप कर सकते हो? 6 मंथ का। ठीक है, तो ये इसलिए इंश्योर किया गया है कि 6 मंथ का हो, इसलिए इंश्योर किया गया है कि जो अगर कोई पार्टी है जो लोकसभा में बहुत ज्यादा मेजोरिटी है उसका, वो चाहती है कि कोई बिल पास ही ना हो, जो हमने किया है बस हो ही रहे कुछ डिस्कस ही ना हो, तो वो क्या करेगी, पूरे साल में एक ही करती, ये पूरे साल में करती ही नहीं। तो इसी वजह से इसको ऐसे सेटअप किया गया है कि आपको एटलीस्ट साल में 2 करना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सेटअप किया गया है। तो 2, इन 2 या ये 2 या ये 2, कोई भी आप 2 ले लो, तो दोनों के बीच कितना गैप हो सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ्स का। ठीक है, आप लोग हिसाब लगा सकते हो तो लगा लो। देखो आप 6 मंथ के गैप में आपको 1 साल पार नहीं कर सकते। 6 मंथ के गैप में 1 साल पार नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। हिसाब करना है तो कर लो। ठीक है, तो सेशंस ऐसे 3 होते हैं, मॉनसून, बजट एंड विंटर। अब आते हैं उसके अंदर प्रोसीडिंग्स में, कि प्रोसीडिंग्स में आता क्या क्या है। ठीक है, प्रोसीडिंग्स में आता क्या क्या है। तो प्रोसीडिंग में सबसे पहले 2 चीजें हम देखेंगे, एक होगा आपका बिल देखेंगे और मोशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आते हैं बिल पर। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसी वजह से। तो नॉर्मली बिल के कितने होते हैं? बिल नॉर्मली आपको 4 दिखेंगे। एक होता है आपका ऑर्डिनरी बिल, एक होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब जो भी छोटे छोटे रेजिस्लेशन होते हैं, तो इससे जुड़ा हुआ जो भी है। दूसरा होता है आपका मनी बिल, तीसरा होता है आपका फाइनेंस बिल, और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल,
ठीक है। तो ऐसे 4 टाइप के बिल होते हैं। मनी बिल, अच्छा ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल कितना होता है? मनी बिल होता है 1010, आर्टिकल नंबर 1010। फाइनेंस बिल कितना होता है? 117। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कितना होता है? 368। ये आर्टिकल्स होते हैं उनके, ऑर्डिनरी बिल का आर्टिकल नहीं होता। तो ऐसे 4 टाइप के बिल होते हैं आपके। फर्स्ट ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल नॉर्मल जो लॉज बनाने के लिए, जैसे आप लोग के पास गाड़ी वाड़ी है, स्कूटी वैसे कुछ कुछ है, ऑब्वियसली गाड़ी स्कूटी सब है, आप लोग हेलमेट तो पहनते होगे, ठीक है। जिस दिन पुलिस पकड़ेगी उस दिन तो और भी अच्छे से पकड़ोगे, पहनोगे, नॉर्मली पहनते हो ना सब। अब ये जो आप हेलमेट पहनते हो तो ये कौन सा एक्ट के हिसाब से आता है, कौन सा लॉ के हिसाब से आता है कि आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा? मोटरसाइकिल एक्ट नहीं, मोटरसाइकिल एक्ट नहीं है, मोटरसाइकिल एक्ट तो नहीं है। बाकी इतने सालों से तुम लोग पहनते आ रहे हो, इतने सालों से, ठीक है। तो दैट इज नोन एज मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट। तो उसके हिसाब से हमको हेलमेट पहनना पड़ता है। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, ये ऑर्डिनरी बिल में आता है। मनी बिल क्या सॉरी मनी बिल क्या होता है? मनी बिल सिंपल सा मतलब जब लोकसभा को पैसों की जरूरत है, लोकसभा को पैसों की जरूरत है, एकदम आसान भाषा में समझाते हैं, लोकसभा के पैसे की जरूरत है। फाइनेंस बिल कब आता है? तो फाइनेंस बिल तब होता है जब पैसा ही है, यहां पर पैसा ही जुड़ा हुआ है, बट ये पैसा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, फंड ऑफ इंडिया। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए टैक्स, सरचार्ज, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे पैसे आते हैं, सैलरी, पेंशन, ये सब क्या होता है? ये सब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। तो जब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात होगी तब होगी आपकी फाइनेंस बिल। इनको छोड़कर जितने भी पैसों की बात होती है तो वो होता है आपका मनी बिल। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कभी आपको पुलिस पकड़ी है हेलमेट या फिर ऐसे पकड़ा होगा? आपको पकड़ा कभी? आप लोगों को नहीं पकड़ा, बहाना बनाया है? सुनना उधर भाई साहब, जो बहाना बनता है ना उधर, तुमको दिल खुश हो जाएगा, तुम खड़े होके सुनो। यहाँ पर तो क्या होता है ना, यहाँ पर जो अगर आप जाओ तो पुलिस इधर पकड़ती है, नाहरलगुन की तरफ जाते हुए जो ऐसे टर्न होता है, आप पता नहीं जाओ ऐसे टर्न होता है, तो वहां पर पुलिस पकड़ती है। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम जो टर्न हो रहा है ना, तो उधर पुलिस को आपको सामने आना ही पड़ेगा। इधर उधर गली वाली नहीं है, हमारे वहां पर तो क्या होता है ना, गली डली होता है। उधर से दिखा कि पुलिस है, इधर से गली से रोके पुलिस के उधर से निकल जाएंगे आप। उधर बहुत गली होता है, इधर तो गली नहीं होता है। तो कभी आप पुलिस पकड़ी है, कभी आपने बहाना सुना है लोगों का? सर 3-4 बहाना एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन। सर मैं हॉस्पिटल जा रहा था सर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है सर, मुझे जल्दी जाना है। सर मैं भूल गया, मेरे पास था अंदर था, मैं भूल गया। और सबसे बेस्ट बहाना मुझे लगता है, आप लोगों को फ्यूचर में बोल दूं, मरने का बहाना करना चाहिए। सर ये मरने वाला है, ठीक है, हम जा रहे हैं सर, दवाई लेके ही जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, पुलिस छोड़ देगा। ठीक है, मरने का बहाना करना, पुलिस छोड़ देता है। मरने का बहाना करना, 2-3 बहाने हैं जो बहुत काम करते हैं। मरने का बहाना करो, पुलिस छोड़ देगा। दूसरी चीज, सर चोरी हुई है, मर्डर हुआ है, ठीक है, रिपोर्ट लिखवाने जाना है, छोड़ देगा। ठीक है सर, कोर्ट में, और 3 होता है, सर कोर्ट में पेशी है या मुझे पेपर लेके जाना है, छोड़ देगा। तुम्हारे पास नहीं है, तुम घर से लेने जा रहे हो पेपर लेके वापस आ रहे हो, इन 3-4 केसेस में छोड़ देता है। बाकी अगर फ्यूचर की बात कर रहा हूं, अगर कभी पकड़े गए तो, ठीक है। चलो, तो बिल एक एक करके आते हैं। अच्छा, तो ये 4 टाइप के बिल होते हैं। इससे ज्यादा आपको नॉर्मली
देखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि हर बिल का क्या सीन होता है। जैसे मान लो ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल। अब ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, 3 सिस्टम होता है। जैसे मान लो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये प्रेसिडेंट है। आज पूरा आपको समझा देते हैं कि होता क्या है और कैसे होता है, क्यों होता है। फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी बिल का केस। ऑर्डिनरी बिल का केस में क्या होता है, जैसे मान लो हम मानते हैं मान लेते हैं हम कि सारा जो बिल प्रपोज हो रहा है वो सब लोकसभा में हो रहा है, ठीक है, सब कुछ लोकसभा में हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, लोकसभा से ये जब बिल पास होगा तो लो ऐसा नहीं कि बिल अपने ऐसे मुंह उठा के बोला कि ये बिल है पास, ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में भी वोटिंग होती है, ठीक है, मेजोरिटी होती है। मैं मेजोरिटी आऊंगा अभी कि लोकसभा में भी वोटिंग होती है। तो मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, तब ये ऑर्डिनरी बिल कहां जाएगा, ये जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जब जाता है तो राज्यसभा में उनके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि उसको पास कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा ऑप्शन होता है कि होल्ड कर दो होल्ड कर दो। और तीसरा ऑप्शन क्या है, रिजेक्ट कर दो। तो पहला ऑप्शन क्या है कि पास कर दो, दूसरा ऑप्शन है होल्ड कर दो, तीसरा ऑप्शन होता है रिजेक्ट कर दो। अब मान लीजिए अगर होल्ड हो गया या फिर आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, होल्ड हो गया या फिर रिजेक्ट कर दिया, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल होल्ड या रिजेक्ट हो गया, तब क्या होता है, तब यहां पर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग ये कौन करेगा, ये करेगा प्रेसिडेंट। तो अगर आपने होल्ड कर दिया या फिर आपने रिजेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, जॉइंट सिटिंग हो। जॉइंट सिटिंग का मतलब होता है कि लोकसभा को बुलाया जाएगा, राज्यसभा को बुलाया जाएगा, एक साथ बैठाया जाएगा और इस पर डिस्कशन होगा कि कहां पर गलती है, कहां पर क्या है, इसे उसको ठीक किया जाएगा। और उसके बाद ऐसे ही नॉर्मली पूछा जाएगा कि कौन कौन सहमत है, हाथ उठाओ, पास, ठीक है। तो दिस इज होल्ड एंड रिजेक्ट। इसके बाद मान लो कि इसने पास कर दिया, इसमें नहीं हुआ, होल्ड एंड रिजेक्ट नहीं हुआ, पास हो गया, तब आएगा प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट का भी पहला केस क्या है कि पास कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट होल्ड कर सकता है, इसे हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। पर आएंगे जब प्रेसिडेंट आएंगे तब आएंगे पॉकेट वीटो। तीसरा क्या कर सकता है, वो रिटर्न कर सकता है, इसे हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। इधर लिख दो, हटा के लिखता हूं, सस्पेंसिव वीटो। और फोर्थ करता है, लास्ट कर सकता है कैंसिल। कैंसिल, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट वीटो। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड एब्सोल्यूट वीटो, कैंसिल। तो अगर प्रेसिडेंट ने कैंसिल कर दिया, अगर प्रेसिडेंट ने कैंसिल कर दिया तो बिल खत्म, कोई बिल का और केस नहीं है, ठीक है। इधर से आया, प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने सीधा सीधा कैंसिल ही कर दिया तो बिल खत्म और कोई बात ही नहीं होगी, बस छोड़ो। नेक्स्ट, अगर रिटर्न किया तो रिटर्न करने के बाद क्या होता है, रिटर्न करने के बाद ये जाएगा फिर से लोकसभा में, और लोकसभा में जो जो चीजें उन्होंने कहा है कि ये सब ठीक करके आप भेजो, तो वो ठीक किया जाएगा। अगर मान लो कि ठीक नहीं हुआ, लोकसभा ने कुछ ठीक नहीं किया और फिर से वापस भेज दिया प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट को उसको परमिशन देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप रिटर्न, प्रेसिडेंट के पास रिटर्न ऑप्शन सिर्फ एक बार है, ठीक है, अमेज़न की तरह कि आप रिटर्न कर दो, अगर वही सामान फिर से वापस आ जाए उसके बाद और रिटर्न नहीं होगा, उसको आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। एंड होल्ड इसलिए आता है आपका, होल्ड मतलब पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट वो बिल लेगा और आपके पास रख के बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा, बैठ जाएगा बस। तो ये होल्ड कब तक हो सकता है, इनफाइनाइट टाइम, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो प्रेसिडेंट अगर नहीं चाहते हैं ऐसा कोई रिलीज हो ना, तो प्रेसिडेंट ऐसे होल्ड कर देते हैं। बहुत ही रेयरली होता है, पॉकेट वीटो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, बट होता है कि प्रेसिडेंट अगर नहीं चाहे तो होल्ड कर देगा। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होगा, ऑर्डिनरी बिल के केस में लोकसभा
राज्यसभा के पास उतना पावर नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखो जॉइंट सीटिंग, जब हम बोलते हैं कि जॉइंट सीटिंग हो रहा है तो जॉइंट सीटिंग का मतलब सब एक साथ आएंगे। अब वहां पर बात होता है सिर्फ हाथ उठाओ पास हो जाओ, हाथ उठाओ पास हो जाओ, हमेशा लोकसभा तो जीतेगी जीतेगी। लोकसभा के पास 550 है, ठीक है, राज्यसभा के पास 250 है। अगर राज्यसभा फुल स्ट्रेंथ में आए और लोकसभा हाफ स्ट्रेंथ में भी आए फिर भी जीत जाएगी। तो हमेशा लोकसभा जीतती है, ज्वाइंट सीटिंग होती है तो लोकसभा जीतती है, ये नॉर्मल केस है। तो ये तो होता है आपका ऑर्डिनरी बिल का केस। नेक्स्ट आता है आपका मनी बिल। नेक्स्ट आता है आपका मनी बिल। तो मनी बिल क्या होता है? मनी बिल लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो यह फर्स्ट चीज याद रखिएगा, मनी बिल ओनली लोकसभा में ही हो सकता है, ठीक है, ये चीज मार्क कर रखिएगा, ओनली लोकसभा में ही हो सकता है, राज्यसभा में नहीं होता, ओनली लोकसभा में हो सकता है, पहला चीज। और दूसरी चीज क्या होता है? इन प्रायर रिकमेंडेशन, इन प्रायर रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट, ठीक है, इन प्रायर रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट। मतलब लोकसभा राज्य, इन मनी बिल क्या होता है, जब मनी बिल आता है ना तो मनी बिल पहली चीज क्या होती है? पहली चीज सिर्फ लोकसभा में ही हो सकती है, ठीक है, अभी लोकसभा में ही हो सकती है। और दूसरी चीज क्या होती है कि लोकसभा में जब की जाएगी, लोकसभा में की जाएगी ना, उससे पहले फर्स्ट, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले प्रेसिडेंट से पूछा जाता है कि हम ये बिल लेके आते हैं, आपका परमिशन है? तो ये परमिशन देते हैं तभी आता, मनी बिल बिना परमिशन के नहीं आएगा। तो प्रेसिडेंट से परमिशन वो लेके आता। अब ये आया राज्यसभा में, तो राज्यसभा में यहां पर दो ऑप्शन है, एक राज्यसभा में पास करो या फिर राज्यसभा में होल्ड करो। तो होल्ड कितने दिन के लिए कर सकते हो? 14 डेज के लिए। इन केस ऑफ मनी बिल याद रखिएगा राज्यसभा के पास कोई पावर है ही नहीं, या तो पास करो या तो होल्ड करो। कितना दिन के लिए? 14 डेज के लिए। अब ये 14 डेज में अगर आपने होल्ड किया, 14 डेज तक होल्ड किया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, ठीक है, 14 डेज के बाद ये ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। राज्यसभा उसको कोई ज्वाइंट सीटिंग वोटिंग कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, मनी बिल पास हो जाता है। अब आते हैं प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास वही ऑप्शन है कि पास करो, पास करो, होल्ड करो या फिर कैंसिल करो। पास करो, होल्ड करो या फिर कैंसिल करो। आप यहां पर चीज एक ख्याल करोगे, आप यहां पर ख्याल करोगे कि यहां पर प्रेसिडेंट के पास रिटर्न ऑप्शन नहीं है। यहां पर प्रेसिडेंट के पास रिटर्न ऑप्शन नहीं है। रिटर्न ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे आया है। तुम रिटर्न कैसे कर सकते हो? तुमने बोला है कि अलाउ, फिर से तुम रिटर्न कर दोगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली पास होता है और पास होने पर वो बन जाएगा एक्ट या फिर लॉ, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट से पास हुआ तब बिल बनेगा एक्ट या फिर लॉ। तो इन केस ऑफ मनी बिल याद रखिएगा, इन केस ऑफ मनी बिल राज्यसभा के पास उतना कुछ भी पावर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एंड लास्ट बिल आते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सीएबी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो यहां पर लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो यहां पर लोकसभा से ऑब्वियसली पास हुआ, पास होके जब राज्यसभा पे आ जाता है तो राज्यसभा के पास तीन ऑप्शन है, पास, पास। अब यहां पर होल्ड वाला केस जो है ना, ये उतना पावरफुल नहीं होता क्योंकि पास और कैंसिल हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर नॉर्मली राज्यसभा के पास दो ऑप्शन है, या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होगा या तो कैंसिल कर देगा। और अगर राज्यसभा ने कैंसिल कर दिया कि नहीं, राज्यसभा ने बोल दिया नो, तो बिल उधर ही कैंसिल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में राज्यसभा और लोकसभा का जो पावर होता है वो इक्वल होता है। अगर राज्यसभा ने कहा नो, ये नहीं होगा, तो नहीं होगा। कहां पर?
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ओनली। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में राज्यसभा का पावर होता है नो, तो नो, बात खत्म। यहां पर कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा। ऑर्डिनरी बिल में क्या हो रहा था? ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सिटिंग हो रहा था। मनी बिल में राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है। और थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में इनके पास फुल पावर है, दोनों का सेम पावर है। क्या अगर कह दिया नो तो नो, बात खत्म। अब प्रेसिडेंट के पास आएंगे। प्रेसिडेंट का भाई सेम चीज होता है। प्रेसिडेंट का पास कर दो, यस है, होल्ड, रिटर्न एंड नो। और प्रेसिडेंट का हमेशा याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का नो मतलब नो होता है। प्रेसिडेंट का नो मतलब आप कितने भी लोग एक साथ आके उसको पास करने की कोशिश कर रहे हो, इट डजंट मैटर, वो कैंसिल हो जाएगा। प्रेसिडेंट ने अगर नो कर दिया तो वो कैंसिल, नो। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ऐसे 3 टाइप के आपके बिल्स होते हैं जो अलग अलग सिस्टम में होते हैं। हाँ, फाइनेंस बिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फाइनेंस बिल में 2 टाइप होते हैं, 177 क्लॉज 1, 177 क्लॉज 3। 177 क्लॉज 1 जो होता है वो मनी बिल की तरह होता है। 177 क्लॉज 3 जो होता है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है। उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं। आर्टिकल से आपके देखो एपीएसबी में उतना मतलब डीप में, ये सब डीप में नहीं पूछा जाता। मैं आपको ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये समझाने के लिए। नॉर्मली इतना डीप में नहीं आता है कि कहाँ कौन नो करेगा, कौन क्या करेगा। हाँ, 495। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चीज आती है मेजोरिटी। नेक्स्ट आते हैं पार्लियामेंट में मेजोरिटी। तो मेजोरिटी नॉर्मली 4 टाइप की मेजोरिटीज होती हैं। एक होता है आपका सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। आसान भाषा में मतलब, आसान भाषा में अगर मान लीजिए आपका क्लास का स्ट्रेंथ है 100 बट आई 30 है, ठीक है, तो ये जो 30 है उसमें से हाफ माना जाएगा +1। हाफ +1 सिंपल मेजोरिटी है, मतलब 16 सिंपल मेजोरिटी है। जितने लोग उस दिन प्रेजेंट हैं, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। बहुत इजी है। दूसरा होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी होती है कि टोटल मेजोरिटी विदाउट वैकेंट सीट्स। ठीक है, समझाते। जैसे मान लो, सिंपल से भाषा में, जैसे मान लो कि उस समय, एकदम आसान भाषा में अगर जाए, नॉर्मली अगर आपने अभी पढ़ा है कि लोकसभा में सीट्स कितने होते हैं? 550, है ना। अब ये जो 550 है, ये 550 के सच में होता है उधर। अगर इस 550 को आप मेजोरिटी में देखो तो 550 आएगा अलग चीज, लेकिन असली में कितने हैं लोग? लोग हैं 543। जब इस 543 जितने लोग हैं, इनका जब हाफ +1 लिया जाएगा, तब उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, जब 553 का जब हाफ +1 लिया जाएगा, और जब 550 को पकड़ के लिया जाएगा, तब उसको क्या कहते हैं? तब उसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है? कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिंपल सा मतलब होता है कि 550 का हाफ +1 होना चाहिए। तो जितने टोटल है, टोटल में अगर हम देखें, टोटल में कि टोटल का हाफ +1 होना चाहिए, तो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और
जितने टोटल मेजोरिटी है, टोटल है उसमें आप जितने भी वैकेंसीज हैं वैकेंसीज को हटा दो, जितना सीट बचा उसका जब हाफ करोगे तब उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। और लास्ट मेजोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट वाला मेजोरिटी, लास्ट वन, दैट इज नोन एज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट ऑफ वोटिंग, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया होता है हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। स्पेशल नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी आपको नॉर्मली कहां दिखेगा? स्पेशल मेजोरिटी आपको दिखेगा इन टर्म्स ऑफ इम्पीचमेंट मोशन, ठीक है, इम्पीचमेंट मोशन हटाने के लिए या फिर आपका रैटिफिकेशन जब होता है वहां पर यूज होता है, दैट इज नोन एज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है कि जितने भी लोग बैठे हैं उनका 2/3 पहले तो राजी होना चाहिए। जैसे मान लो कि यहां पर मान लीजिए 100 लोग बैठे हुए हैं, तो 100 का 2/3 कितना होता है? 100 का 2/3, 100 का 2/3 कितना होता है? 66, 33, 66, तो 100 का 2/3 होता है 66। तो पहली चीज तो ये है कि जब स्पेशल मेजोरिटी लगेगा तो यहां पर अगर 100 लोग बैठे हुए हैं तो 66 लोग उसमें राजी होने चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है। अगर 66 लोग राजी नहीं हुए तो पहले ही ये जो चीज होगा वो कैंसिल हो जाएगा, मोशन कैंसिल। तो पहले तो 66 कैंसिल होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 550। उस 550 का एटलीस्ट हाफ होना चाहिए। बाद में लोगों को आप सहमति लेके पेपर लेके आके आओ, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका हाफ होना चाहिए, एटलीस्ट 250 + 1 होना चाहिए। तो यहां पर जितने बैठे हैं उनका 2/3 होना चाहिए एंड टोटल का हाफ होना चाहिए, तभी वो कार्रवाई शुरू होगी। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, कार्रवाई शुरू होगी। दिस इज नोन एज स्पेशल मेजोरिटी। ये नॉर्मली इंपीचमेंट में होता है, रिमूवल ऑफ द जजेस में होता है, ठीक है। तो ऐसे 4 टाइप के मेजोरिटीज हैं: सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। ऐसे 4 टाइप की मेजोरिटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट वन, नेक्स्ट पोर्शन आता है, लास्ट पोर्शन, दैट इज नोन एज मोशन। मोशंस का मतलब क्या होता है? मोशंस का मतलब होता है इनिशिएटिव या फिर कोई फिर एक्शन यहां पर, ठीक है। मोशन का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई इनिशिएटिव लिया गया, कोई काम स्टार्ट करने के लिए कोई एक्शन किया गया, तो दैट इज नोन एज मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अब कौन सा एग्जाम होता है? तो सबसे पहला मोशन आता है, सबसे पहला फर्स्ट मोशन आता है क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर क्या होता है? स्टार्टिंग 1 आवर, ठीक है, स्टार्टिंग 1 आवर। जब भी सेशन स्टार्ट होगा तब क्या होगा, जो ऑपोजिशन है वो अपने जो लोग हैं ना, मतलब जो ऑपोजिशन है, तो वो जो मिनिस्टर्स हैं, कंसर्निंग मिनिस्टर्स हैं, उनको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे कि ये क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, आपने इतना पैसा लिया था, यहां पर क्या हुआ। और ये जो फर्स्ट 1 आवर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कंसर्निंग मिनिस्टर है वो जवाब देगा कि ये हुआ है, ठीक है, ये हुआ है, जवाब देगा वो। और ये एक चीज याद रखिएगा, आप जो नेता मंत्री होते हैं वो बाहर बहुत झूठ बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक को बहुत झूठ बोलते हैं, एकदम मुंह के ऊपर झूठ बोल देते हैं, सफेद झूठ, काला झूठ, सब। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आप झूठ नहीं बोल सकते। पार्लियामेंट के अंदर आप ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के अंदर आपको, अगर आपने झूठ बोला तो स्पीकर आपको निकाल देगा, मार्शल से निकाल देगा। तो झूठ आप नहीं बोल सकते पार्लियामेंट में,
ठीक है, हवाबाजी नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। इसलिए पार्लियामेंट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है ना, उसमें जितने भी स्टैटिस्टिक्स दिए जाते हैं, तथ्य दिए जाते हैं, एकदम 100% करेक्ट होते हैं। उसमें कुछ लोग अलग अलग उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं, जैसे आलू समोसा। रवि किशन हमारा एक एमपी है, बिहार के एक एमपी है, ठीक है, वो समोसा लेके आ गए कि समोसा का दाम बिहार में कम है, दिल्ली पे ज्यादा है, तो ये क्यों है, ठीक है, तो वो ला सकते हैं। बट नॉर्मली स्टार्टिंग 1 आवर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऐसे मत सोचो कि क्वेश्चन धड़ाम से पूछा जाएगा, ऐसे ही मैं जैसे आप लोगों को पूछता हूँ ऐसा नहीं होता। 10 दिन पहले आप लोगों के पास जो एमपीज होते हैं ना, उनके पास एक पेपर पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप तैयार करके आओ। आप उसमें जितने भी तथ्य हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सब लेके आओ, तब आप आके आंसर दोगे। और ऐसा कोई सिक्योरिटी मैटर होता है जहां पर आप सीधा आंसर नहीं दे सकते, तब क्या होगा, तब आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आवर होता है। अच्छा, क्वेश्चन आवर के बाद होता है आपका 0 आवर। 0 आवर, 0 आवर क्या होता है, 0 आवर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स को यहां पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका 0 आवर मोशन। तो ये सब मोशन है, ठीक है, क्वेश्चन आवर मोशन है, 0 आवर मोशन है सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन आवर होता है, दूसरा होता है 0 आवर मोशन। नेक्स्ट होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन, नॉर्मली एक सेशन कितने दिनों में होता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो खींचना चाहते हैं तो 4 महीना खींच सकते हैं, अगर मान लीजिए 2 महीना खींचना चाहते हैं 2 महीना, 1 महीना करना चाहते हैं 1 महीना। अगर काम जल्दी हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा जल्दी। नॉर्मली 4 महीना तक ही आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं होता, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जाता है, 1 महीने के अंदर खत्म हो जाता है। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, ठीक है, कोर्ट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट मैटर। ठीक है, कोर्ट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट मैटर। जैसे मान लो कि कोई भी एमपी खड़ा होके, ठीक है, बकवास कर रहा है मीन्स ये होना चाहिए था हमारे देश में, ये है बाबर, ठीक है, फिर से बाबर उधर को लेके चले आए, बाबर पाकिस्तान सबको लेके चले आए, ठीक है, इधर पे कांग्रेस को लेके चले आए, कांग्रेस बीजेपी को लेके चली आई, यहाँ से सबको लेके ऐसे नाटक चल रहा है। अब मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई, तो उस इंपॉर्टेंट चीज में, या फिर मान लो कहीं पर दंगा हो गया, कहीं पर जंग स्टार्ट हो गया, तो उस इंपॉर्टेंट चीज पे तो बात करना है पहले, नाटक करने से पहले। तो इसलिए क्या होता है, तब नॉर्मल जो प्रोसीडिंग चल रही है, नॉर्मल प्रोसीडिंग को हटाकर उस चीज पे जब फोकस करने के लिए कहा जाएगा कि आप इस चीज पे फोकस कीजिए, इस प्रोसीडिंग को अभी रखिए, ठीक है, अभी इस चीज पे फोकस कीजिए, इसे हम बोलते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये नॉर्मली कॉलिंग अटेंशन जो होता है वो जिस मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है उस मिनिस्टर को बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर वॉर हो गया तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसमें इन्वॉल्व होगा, तो उनको बोला जाता है कि पहले आप इस पे बात कीजिए, उसके बाद आप बाकी चीजों पे बात करना। दिस इज नोन एज कॉलिंग अटेंशन मोशन। उसके बाद होता है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका एडजर्नमेंट मोशन। तो सिंपल सा एडजर्नमेंट मोशन बहुत ही इजी चीज है कि ब्रेक दे दो मुझे, ठीक है, ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक दो। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब होता है ब्रेक। नेक्स्ट आता है प्रिविलेज मोशन। नेक्स्ट आता है प्रिविलेज मोशन। तो प्रिविलेज मोशन क्या होता है, व्हेन पार्लियामेंट privilege is breached. Parliament privilege is breached. Parliament privilege is breached का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट प्रिविलेज क्या होता है, पार्लियामेंट प्रिविलेज का मतलब होता है कि आप पार्लियामेंट में कुछ भी बोलो, मीन्स एमपीज पार्लियामेंट में कुछ भी बोले, उनका रिकॉर्ड तो रखा जाएगा, लेकिन उसके लिए एमपी
आप बोल सकते हो उसके लिए एमपी लायबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आपने यहां पर बाहर बोल दिया नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी ने आपके ऊपर डिफेमेशन केस लगा दिया, ठीक है, कि आपने चोर कैसे बोला, विदाउट प्रूफ लगा दिया केस। बट पार्लियामेंट में अगर कोई पर्सन बोले कि नरेंद्र मोदी चोर है तो उसके ऊपर डिफेमेशन केस नहीं लगेगा, वो उसका पार्लियामेंट प्रिविलेज है। अगर कोई पर्सन है जो उसके पार्लियामेंट प्रिविलेजेस को कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ब्रीच कर रहा है, तब यहां पर प्रिविलेज मोशन लिया जाता है कि हम मेरी जो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस हैं उसको ब्रीच किया जा रहा है, ठीक है। जो भी हमारे पार्लियामेंट में हम बोलेंगे उसका कोई भी रिकॉर्ड तो सब होता है, उसका कोई भी आंसरेबल नहीं है वो, ठीक है। चिंता मत कर भाई, अभी 2 मिनट है, टाइम देख के फायदा नहीं है। चलो, तो प्रिविलेज का बात छोड़कर, हाँ वो देखो घड़ी का कांटा, अभी 2 मिनट है, मजाक करें। अच्छा, नेक्स्ट वन, लास्ट और 2 है बस, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका कट मोशन। कट मोशन होता है रिडक्शन इन बजट, कट मोशन। एंड लास्ट वन जो आपको याद रखना है, दैट इज नोन एज नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है प्रूवन मेजोरिटी, और अगर मेजोरिटी आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आपका गद्दी जाएगा, ठीक है, आपका गद्दी जाएगा। तो ये छोटे छोटे आपके मोशंस होते हैं, ठीक है। आपको उतना ज्यादा इतने सारे मोशंस आपको नॉर्मली याद नहीं रखने होते हैं। नो कॉन्फिडेंस याद रखिएगा, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, ठीक है। ये चीजें हैं जो मैं ये आपको क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब नॉर्मली आपको मैं 3-4 मोशन लिखवा के खत्म कर सकता हूं, इससे छोड़ के बहुत सारे मोशन होता है, ठीक है। 27 मोशन होते हैं टोटल, बहुत सारे मोशंस होते हैं, सभी मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आए। लेकिन ये चीज आपको जाननी चाहिए, मोशंस हैं आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए हम लेके आए। अच्छा, यहां तक किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है तो बताओ। अगर नींद पड़ा लोगों में से आपको अगर लगता है कि ये सवाल है कि पॉलिटी इतना बोरिंग क्यों है, मेरी गलती नहीं है, चीज ही ऐसी है, क्या करें, चीज ही ऐसी है। स्पीकर को, हाँ ऑब्वियसली स्पीकर को हटा सकते हैं, तो वहां पर भी आपका मेजोरिटी यूज होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होता है, स्पीकर को भी हटा दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ओम बिरला को पसंद नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी, जैसे 543 जो है उस 543 के हाफ को दिया जाएगा, 550 नहीं, 543 के हाफ को लिया जाएगा। अगर 543 के हाफ ने कर दिया कि हाँ उसको हटा दो, तो स्पीकर हट जाएगा।